लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किए थे ना। हाँ, लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़े थे? बेसिकली मोमेंटम क्या होता है और उसका फील लिया था कि चैप्टर कैसा होता है ना। चलो आज हम बात करेंगे न्यूटन साहब के बारे में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन साहब ने, गैलीलियो ने जितना काम किया या गैलीलियो ने जो सारा बातें बोली थी, न्यूटन साहब ने बस उसी चीजों को और आगे डेवलप करवाया। ठीक है, गैलीलियो साहब ने क्या बोला था? गैलीलियो साहब ने बोला था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, मोशन में है या फिर रेस्ट में है, या फिर कोई बॉडी अगर मोशन में जा रहा है, दैट इज ड्यू टू कि वो फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करता है, ये बोला था। और इनर्शिया के बारे में भी उन्होंने बोला था। अब यहां पे न्यूटन साहब जब आए, उन्होंने इस चीज को फर्दर और डेवलप करवाया मतलब उसमें फर्दर स्टडीज किया और उन्होंने 3 लॉ बनाए जिससे आप मोशन को पूरे के पूरे मतलब पूरा जो मोशन है वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है उन चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो उन्होंने 3 लॉ दिए। आज हम बेसिकली 2 लॉ के बारे में बात करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ में बहुत सारी चीजें हैं, उसको समझना है। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है, पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर समझेंगे। तो न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ है, उन्होंने क्या बोला? न्यूटन साहब ने बोला कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है, रेस्ट में है उसे मोशन में लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा, या फिर अगर वो मोशन में है उसको रेस्ट में लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। और इसी से उनका फोर्स का भी जो डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में जो बताया था, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एजेंसी जिसकी वजह से हम एक बॉडी का मोशन हो रहा है या मोशन को रेस्ट में ला सकते हैं या फिर रेस्ट को मोशन में ला सकते हैं। फोर्स एक एजेंसी होता है और इसी फर्स्ट लॉ से फोर्स का जो डेफिनेशन है वो भी बना। ठीक है, जो ये फर्स्ट लॉ है इसको बेसिकली 3 कैटेगरी या 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ये बोलता है अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उस पर फोर्स लगाएंगे। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट मोशन में आ जाएगा। और तीसरे पार्ट पे ये बोलते हैं अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सीधे रास्ते पे या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, जब तक उस पर कोई तीसरा या बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो अपने मोशन में रहेगा। ये थर्ड बात है जो न्यूटन साहब ने हमें समझाया या फिर बताया। अब न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम इनर्शिया से कैसे लिंक करें? हमने इनर्शिया में क्या पढ़ा था? इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी अपने एक बॉडी कोई भी बॉडी अगर जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना पसंद करता है। अगर वो मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इस लॉ से भी हम जो इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ सकते हैं। कैसे? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तो वो मूव नहीं करेगा। तो मतलब वो बॉडी का अगर अपने स्टेट में जो इनिशियल स्टेट क्या है? रेस्ट है। उसमें क्यों है? उसमें इनर्शिया इसलिए है, तभी तो वो मूव नहीं कर रहा ना। अगर वो मूव कर रहा है और रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? फोर्स लगाना होगा। तो अगर रेस्ट में लाने के लिए अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है उस पर कोई अगर तीसरा फोर्स ना लगे, कोई दूसरा फोर्स ना लगे, तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। तो वो हो गया आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, हो गया ना। तो इसी से आप ये जो फर्स्ट लॉ है ये हमें समझ में आता है। और फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स का भी पता चलता है। कैसे फोर्स का पता चलता है? जब तक हम कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, जो हम बात कर रहे हैं, अगर बॉडी मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी उसमें यूज करना होगा। तो उसी एजेंसी को या उसी चीज को हम फोर्स बोलते हैं। वो भी इस लॉ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला। ऐसे हमारे डे टू डे लाइफ में न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हम देखने को हमें मिलता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, गाड़ी बस चलते वक्त आप आगे गिर जाते हो, अचानक से अगर अचानक से स्टार्ट हुआ तो पीछे गिर जाते हो, और अगर अचानक से रोक दिया गया तो आगे गिर जाते हो। या फिर घर में अगर देखोगे गर्मियों ठंड के टाइम में रजाई वजाई मम्मी मतलब सुखाती है बाहर, देखो धूप में, उस पर अगर आप डंडा मारोगे तो उसमें से धूल निकलता है। या फिर अगर जब घर का झाड़ू होता है तो नीचे से कारपेट लो या जो क्या फुटमैट जो होता है उसको लाके जब खिड़की पे पीटते हैं, या खिड़की नहीं दीवार पे पीटते हैं तो उसमें से डस्ट निकलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डस्ट वगैरह वो अपने जगह पे है, जब उस पर फोर्स लगा तो डस्ट निकल गया। डस्ट नहीं निकला, डस्ट अपने जगह पे ही था, लेकिन हमने कारपेट को पीटा, जब कारपेट पे मोशन आया तो इसकी वजह से डस्ट कारपेट से अलग हो जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चीज देखे होगे, डस्टर, ये तो कॉमन एग्जांपल है। स्कूल में डस्टर, जो चौक वाला डस्टर होता है, वो पीटते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। वो धुआं नहीं होता, डस्ट होता है, चौक डस्ट होता है। वो भी एक इनर्शिया ऑफ मोशन का ही एग्जांपल है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिससे आपको फर्स्ट लॉ मतलब डे टू डे लाइफ में आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, उसमें और कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूं, कॉपी में लिख लो, जरूरत पड़ेगा आगे। लिखिए, चलो।
अब आते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ये तो मुंह जबानी याद होता है, F इक्वल टू एम ए, ये होता है ना, लेकिन इस चीज को हम समझते हैं। मान लो आपके पास एक बॉल है, दो बॉडी है, एक ये वाला बॉडी और एक ये वाला बॉडी। इसका मास मान लो m1, इसका मास मान लो m2, ठीक है। इस पे मैं फोर्स दे रहा हूं मान लो इस डायरेक्शन में जो कि है F, और इसमें भी मैं एक डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूं जो कि है F। मतलब इस पे जितना फोर्स दे रहा हूं इस पे उतना फोर्स दे रहा हूं। दोनों अलग अलग मास हैं, लेकिन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों में सेम हो रहा है। अब हम कॉमन सेंस से हम ये बता सकते हैं ये जब मूव करेगा ये हायर स्पीड से मूव करेगा एज कंपेयर टू दिस, जो कि हम देखते भी हैं, है ना। अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहे हैं, मान लो मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं, ठीक है, दीवार मूव नहीं होगा, लेकिन मैं अगर उतना फोर्स इस बेंच को दे दूं, ये बेंच 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर तो नहीं, 10 मीटर दूर चला जाएगा। तो लेकिन क्या ये दीवार का, हाँ ये दीवार का मास इस टेबल से ज्यादा है ना, और एज बिकॉज ये फिक्स्ड है तो ये मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन फोर्स तो मैं दोनों में लगा रहा हूं। तो इसी आइडिया से न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ का जन्म हुआ, ठीक है। तो न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ क्या बोलता है उसको थोड़ा लिख लो, फिर उसको समझेंगे। तो न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। ये इस स्टेटमेंट का पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। मतलब इस पार्ट से, जो ग्रीन कलर पार्ट में अंडरलाइन किया हूं, इस पार्ट से हमें क्या पता चलता है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम से, पी से, ठीक है। और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, एम बी, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता था, हाँ। अब यहां से अगर हम देखें, और दूसरा पार्ट क्या बोलता है, द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। मतलब ये जो चीज बोला है, ये स्टेटमेंट को समझना, इस स्टेटमेंट में बहुत सारे राज या रहस्य छुपा हुआ है। क्या पहला चीज तो सेकंड लॉ ये बोलता है जो फोर्स है वो मोमेंटम के साथ प्रोपोर्शनल है। F इक्वल टू एम ए जो हम बात करते हैं वो बहुत बाद आता है जब हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, अभी हम करेंगे उसका कैलकुलेशन, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं बोलता कि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के साथ कुछ रिलेशन रखता है, ऐसा नहीं है कि रखता नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। स्टेटमेंट में ये बोलता है कि जो फोर्स है वो हमारा मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और दूसरा ये बोलता है कि उसी डायरेक्शन में बॉडी का पोजीशन चेंज होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स दे रहे हो। मान लो मैं इस बेंच को इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूं, या फिर अगर आप समझो फोर्स को मैं इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूं, तो फोर्स का डायरेक्शन जिधर होगा, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन जिधर होगा, जो डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम होगा वो भी सेम ही होगा। समझे या नहीं समझे? चलो अब यहां पे अगर बात आती है जो मास इनटू एक्सेलरेशन की, वो कहां से पैदा हो गया उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि अब इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं तो क्या हम गलत पढ़ते आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। तो वो कहां से टपक गया उसको भी थोड़ा हम एनालाइज करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। P इक्वल टू हमारे पास मोमेंटम से लास्ट क्लास हमने पढ़ा हुआ था, P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v, ये होता है। अगर मैं बोथ साइड dt से डिवाइड कर दूं, बोथ साइड क्या कर दूं, dt से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या फिर अगर हम ऐसे करें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, अगर मैं ये करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, d अपॉन dt ऑफ p इक्वल टू, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है तो मास बाहर आ गया, फिर d बाई dt ऑफ v, ये आ गया। अब ये हमारे यहां पे क्या बोलता है, अच्छा यहां पे मैंने जो ये लिखा p f इज प्रोपोर्शनल टू p, ये सिर्फ p से प्रोपोर्शनल नहीं होता। स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम नहीं बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम जैसे जैसे चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे ही फोर्स उसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहां पे P डायरेक्ट P तो नहीं, लेकिन ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है, खुल जा, ये हमारा dp बाई dt के साथ प्रोपोर्शनल है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज मतलब d बाई dt होता है, ये मैं बताया भी था आगे, प्रीवियस क्लास में बताया था ना। तो अब यहां पे अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, ये होता है। तो यहां पे dp अपॉन dt को मैं क्या लिख सकता हूं, f लिख सकता हूं, या फिर अगर हम ऐसे बात करें f इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, ये हो सकता है। अब dp अपॉन dt, यहां पे d बाई dt ऑफ v, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, ma लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दिस f को मैं क्या लिख सकता हूं, f इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि dp अपॉन dt ma के बराबर है, तो इस dp अपॉन dt की जगह पे मैं ma लिख सकता हूं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, तो अब तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, लेकिन हम बचपन में पढ़े हैं इक्वल टू,
तो हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल होता है उसको हटाने के लिए, इक्वल लाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो f इज इक्वल टू k इंटू एम ए, ये होगा। हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए कितना वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जो साइंटिस्ट लोग थे या जो न्यूटन साहब थे उन्होंने क्या किया, मास को उन्होंने ले लिया 1 kg, एक्सेलरेशन को ले लिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स को ले लिया उन्होंने 1 न्यूटन, ठीक है। तो अगर इतना ले लिया तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, हर जगह 1 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा k का वैल्यू है, कैसे 0, भगवान, k का वैल्यू 1 हो गया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ m, f एंड a आर सो चूजन दैट k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला डिराइव हो क्या है, समझे या नहीं समझे। अब ये जो फोर्स आया, ये फोर्स हमारा, मैंने ये भी बताया, फोर्स हमें पता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स हमारे यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट, अब फोर्स हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई यूनिट तो डिफाइन नहीं किया था, क्या था, न्यूटन होता है फोर्स का, वो कहां से आया, इधर से ही आया, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होगा, अगर मैं इसका बस न्यूटन ना डाल के ये डालूं, m की जगह पे 1 kg, a की जगह पे मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन, इसी को हम न्यूटन बोल देते हैं और n से रिप्रेजेंट, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम और क्या बोलते हैं, डायन भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन और डायन, न्यूटन ने अपने नाम पे रखा और अपनी बीवी का नाम डायन दे दिया फ्रस्ट्रेशन में, इसलिए सीजीएस वही हो गया, ठीक है। अब समझते हैं एक चीज, दूसरा क्या, हमारा जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी को हम कैसे मेजर करते हैं, या फिर ग्रेविटी के बारे में छोड़ दो, अगर मैं अपना वेट मेजर करना चाहूं तो क्या करूंगा, ऑब्वियसली बात है वेइंग मशीन में खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन वेइंग मशीन में जब खड़ा होऊंगा तो हमारा जो चारों ओर एटमॉस्फेयर है या अर्थ है, हम जिस पे रह रहे हैं, उसके वजह से मेरे बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, जो कि जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, लगता है, जो कि डाउनवर्ड इन डायरेक्शन होता है। तो मेरे बॉडी का जो एक्चुअल वेट होगा, क्या हम हर जगह सेम मिलेगा, अर्थ पे कुछ मिल सकता है, मून पे कुछ मिल सकता है, हर जगह स्पेस, हर जगह पे अलग अलग मिल सकता है, हर जगह मतलब अर्थ में सेम ही मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, लेकिन हर जगह अलग अलग होगा, मतलब स्पेस, अर्थ से बाहर स्पेस में। लेकिन क्या हमारा मास चेंज होगा, मास हर जगह सेम रहेगा। तो ये मास और वेट में क्या डिफरेंस है, हाँ, मास चेंज नहीं होता और वेट चेंज हो जाता है, उनके बीच में रिलेशन, रिश्ता क्या है, जो वेट है ना, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है, ठीक है। तो वेट को हम और क्या बोल सकते हैं, 1 kg वेट, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 kg वेट इक्वल टू कितना होता है, 1 kg इंटू, इसको हम 1 kg F भी बोलते हैं, और ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। जब जो फोर्स लगता है वो 9.8, हमारे बॉडी पे जो फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। और अगर हम इसको सीजीएस में देखें तो 1 ग्राम वेट विच इज इक्वल टू 1 GF, गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना डायन होगा, 980 डायन, यो, ठीक है। और न्यूटन और डायन के बीच में रिश्ता क्या है, दोनों पति पत्नी है, ऐसा नहीं है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डायन, ये होता है। कभी कन्वर्शन में जरूरत पड़ जाए तो लिख लेना। अब यहां पे आते हैं हमें और एक दूसरा चीज, क्या दूसरा चीज, ये जो चीज हमने देखा F इक्वल टू ma, हमने यहां पे डिराइव किया था F इक्वल टू KMA, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, P F इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू d by dt ऑफ P इक्वल टू ma, ये भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, d by dt ऑफ P या मोमेंटम इज इक्वल टू ma। और यहां पे ये फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर तीनों वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या मैं तीनों को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ सकता हूं, वेक्टर पे थोड़े आते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ सकता हूं, कंपोनेंट फॉर्म में मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस के फॉर्म में तोड़ सकता हूं, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो तोड़ सकते हैं। तो एफ को मैं क्या बोल सकता हूं, एफ वेक्टर को मैं और क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, यह तो उसका कंपोनेंट फॉर्म होता है ना। वैसे ही मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूं, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप
प्लस पी जेड के क्या, ये लिख सकता हूं। वैसे एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के क्या, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब जब इन सारा चीजों को मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ये बनेगा। फिर विच इज ऑल्सो इक्वल टू कितना, एम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए के कैप ए जेड के कैप, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब अगर हम इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करें, कंपेयरिंग द, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में भी किया था, कंपैरिजन किया था ना ऐसा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स विच इज इक्वल टू एम ए एक्स, ये मिलेगा। वैसे ही एफ वाई इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी वाई इक्वल टू एम ए वाई, ये मिलेगा। वैसे ही एफ जेड इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी जेड इक्वल टू एम ए जेड, ये मिलेगा। कंपेयर करने पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये आपका जो फोर्स का, ये क्या हमने देखा, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ फोर्स या कंपोनेंट फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। इसको लिख लो, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ये कंपोनेंट फॉर्म हमें काम आने वाले, ठीक है, लिख लो। अब यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर F इज इक्वल टू एम ए, क्यों देखें हम, F इज इक्वल टू एम ए, अगर मैं मास कभी जीरो हो सकता है, मास कभी जीरो हो सकता है, कोई भी चीज का जीरो तो नहीं हो सकता। अगर मैं एक्सेलरेशन को जीरो करता हूं तो मुझे फोर्स जीरो मिलेगा, या फिर अगर अदर वे नाम देखूं, अगर मैं फोर्स को जीरो करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो और उस पे मैं कोई फोर्स ना लगाऊं, फोर्स मैं उस पे क्या दे दूं, जीरो दे दूं, तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, नहीं होगा ना। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब ऐसे समझो, अगर एक आइडियल कंडीशन में लूं और एक बॉल को, एक बॉडी मान लो मूव कर रहा है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं है। अब अगर मैं उस पर कोई फोर्स ना लगाऊं तो वो अनंत काल तक मूव करता रहेगा, लॉ तो वही बोलता है। अगर मैं कोई फोर्स ना लगाऊं उसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, चाहे वो रिटार्डेशन भी हो, वो तो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। अगर सोचो कोई भी फोर्स ना लगाएं और ऐसा हमें एक प्लेन मिल जाए, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है वहां पे, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, फ्रिक्शनलेस सरफेस ले आऊं जिसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और एक बॉडी को मूव करवा दूं विद सडन वेलोसिटी, जब तक मैं उसे रोकूंगा नहीं, चाहे आप 100 साल के लिए भी हो जाओ, आप अपने बेटे को बोल देना, बेटा अपने बेटे को बोल देगा, वो अपने बेटे को बोल देगा, तो ऐसे करते करते बोलते भी गया, तब तक वो बॉल मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो वही चीज, ये चीज हमें बताता है, अगर मैं फोर्स में चेंज करता हूं एक्सेलरेशन जीरो होगा, ना कि वेलोसिटी जीरो होगा। बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी होता रहेगा अपना, वो मूव करता रहेगा इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन उसमें चेंज इन एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, या फिर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं होगा। समझ पा रहे हो या नहीं, बहुत बारीक पॉइंट्स हैं जिसको समझना जरूरी है, ठीक है। इस चीज को लिख लो, बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अब ये जो चीज है ये किस पे एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला F इक्वल टू एम है, हर किसी पे एप्लीकेबल है। मान लो ये जो बेंच है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस बेंच को थोड़ा इधर खिसका लेता हूं, ठीक है। अब मैं अगर इस पे फोर्स लगाता हूं, इस बेंच पे फोर्स लगाता हूं, अगर ये इससे कनेक्टेड ना होता, या फिर अगर मैं इसको जोड़ भी दूं, मैं अगर इस पे फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, सामने के डायरेक्शन में, तो क्या ये बेंच मूव होगा, नहीं ना, लेकिन होना तो चाहिए क्योंकि फोर्स तो लगा रहा हूं और दोनों जुड़े हुए हैं। देखो, अगर मैं इसको जोड़ दिया, ठीक है, अगर अब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं आगे की ओर, तो ये आगे मूव होना चाहिए, होगा, ये इसके साथ कनेक्टेड है, टच है, तो ये भी मूव होना चाहिए। तो होता है ना, अगर फोर्स दूंगा तो चेंज होना चाहिए, लेकिन यहां पे हो रहा है, हर जगह नहीं हो रहा। तो ये फॉर्मूला कहां पे एप्लीकेबल है, ये जो फॉर्मूला है वो हमारा एप्लीकेबल है फॉर ए पार्टिकल ओनली, फॉर ए पार्टिकल, और हम इसको बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब इस पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पे आगे जब हम बढ़ेंगे ये वर्ड का जिक्र आपके पास हर समय आएगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल का मतलब दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है,
एटम, एटम पे ये लॉ लागू होता है, ठीक है। तो बोलोगे सर एटम पे अगर लागू होता है तो क्या चेयर पे लागू नहीं होता, अर्थ पे लागू नहीं होता, अर्थ पे लागू नहीं होता, अर्थ पे लागू हो सकता है लेकिन सर्टेन कंडीशंस है। तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब ये जो आयरन टेबल है या जो बेंच है, इसका हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, चाहे मैं कोई भी पार्टिकल पे लगाऊं, कोई भी पॉइंट पे लगाऊं, सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव होंगे। उस चीज को बोला जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। चाहे आप एक पार्टिकल पे भी फोर्स लगाओ तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा, उस पार्टिकल या उस चीज को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चेयर को अगर मैं इधर से उठाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो वाला साइड भी उठेगा ना। मैं अगर उठाया चेयर को, अगर मैं चेयर को उठाता हूं तो ऐसा तो नहीं है पैर जमीन में ही रहेगा और हैंडल हाथ में आ गया। वो तब हो सकता है जब स्क्रू गिर जाए, क्योंकि वो तब वो अटैच नहीं है। लेकिन जब अटैच कर दो स्क्रू से तो आप पूरा का पूरा चेयर उठेगा, क्योंकि सारा जो पार्टिकल्स है वो एक साथ कनेक्टेड है, और उसको हम बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो जो ये लॉ है कहां पे लागू होगा? एक तो पार्टिकल पे लागू होगा, दूसरा कहां पे लागू होगा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लागू होगा, ठीक है। समझे इन बातों को? पक्का लिख लो। अब मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ये वाला और दूसरा है ये वाला। इसका मास मान लो m1, इसका मास मान लो m2, ठीक है। इस पे मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूं F, इस पे भी मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूं F, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूं। अब अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूं तो दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इक्वल होगा। इसका जो मोमेंटम होगा इसका भी वही मोमेंटम होगा ना। सेकंड लॉ तो वही बोल रहा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन वही तो बोल रहा है। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या बोल सकते हैं? F इज इक्वल टू m1a1 इक्वल टू m2a2, ये होना चाहिए, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है? दोनों में सेम लग रहा है ना। तो m1a1 शुड बी इक्वल टू m2a2। क्यों a1 a2 अलग अलग हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि एज बिकॉज ये बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसमें एक्सेलरेशन स्लोली होगा, लेकिन इसमें इसका स्पीड ज्यादा जोर से चलेगा, ठीक है। तो ma1 इक्वल टू ma2 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो m1 बाय m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a2 बाय a1 होगा, है ना। तो अगर यहां पे हम क्या देख रहे हैं? m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो देन क्या हो जा रहा है? a2 इज ग्रेटर देन a1 होगा। मतलब जिसका ज्यादा मास उसका कम एक्सेलरेशन। इस चीज से हम प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, तो इससे आप प्रूव कर सकते हो। यहां पे मैंने कुछ चीजें लिखी नहीं है, जब ये क्वेश्चन प्रूफ करने में पूछे तो यहां पे दो स्टेटमेंट लिखना है। क्या? लेट द मास ऑफ द बॉडी बी m1 एंड m2, लेट द फोर्स बी F इन बोथ, क्या ऑन बोथ द बॉडीज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है मत लिखना, वी नो दैट कि मोमेंटम इक्वल होता है, तब जाके ये पूरा लिखना है। समझे या नहीं समझे? पक्का। तो यहां पे हम अगर बात करें, थोड़ा देख लो फिर लिखना, अगर हम बात करें कि यहां पे एक्सेलरेशन तो आया, हमने ये भी समझा कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ये भी हमने समझा। तो एक बॉडी का एक्सेलरेट होना हम कब बोल सकते हैं? हम कब बोल सकते हैं कि एक बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, या हम कब बोल सकते हैं कि क्या कंडीशन होना चाहिए टू मेक ए बॉडी एक्सेलरेट? वेलोसिटी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स देखे तो एक बॉडी एक्सेलरेट कब होगा? जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, ये बोल सकते हैं। दूसरा, और क्यों एक्सेलरेट हो सकता है? अगर मैं मोशन का डायरेक्शन चेंज कर दूं, मान लो सीधा जा रहा हूं फिर ऐसे अचानक से घूम गया, तो मेरा बॉडी एक्सेलरेशन में या डिसलेरेशन में आएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा ना। तो पहला चीज किसके वजह से एक्सेलरेशन होता है? एक तो एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा हमने क्या देखा? डायरेक्शन की वजह से। तीसरा और क्या हो सकता है? जब स्पीड और डायरेक्शन या वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा हो तब भी हो सकता है एक्सेलरेशन, होगा ना। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिनके वजह से एक बॉडी को हम बोल सकते हैं कि वो एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है। उसको भी लिख लो यहां पे साइड में। समझे? फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ न्यूटन साहब का पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में आया? पक्का। नेक्स्ट क्लास हम इस टॉपिक का जो थर्ड पोर्शन है या थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ से पहले हमें और एक चीज को समझना जरूरी है जो कि है इंपल्स, ठीक है। हम इंपल्स को समझेंगे नेक्स्ट क्लास, उसके साथ साथ थर्ड लॉ को भी समझेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।